Assalamu alaikum. This is session number 27 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. Let's talk about what we have learned in the last session. हमने एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हर सेशन में. पहले हम लास्ट सेशन की कुछ बात करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने लर्न की. तो ये it's a list of all the concepts that we learned, actually revised in the last session. हमने ये पिछले सेशंस में ये सब लर्न कर चुके हैं, बाय एग्जांपल्स इनको देख चुके हैं. हमने लास्ट सेशन में इनका एक क्विक ओवरव्यू किया था कि ये हमारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग के ये टेस्ट हैं. स्पेशली ये इसमें ज़्यादा पैरामीट्रिक हैं और ये टेस्ट हम बिज़नेस रिसर्च में, मैनेजमेंट साइंस में, अपनी मार्केटिंग रिसर्च में ये टेस्ट यूज़ करते हैं. तो हमने क्विकली देखा था ये टेस्ट क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है, कौन से वेरिएबल्स हों, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये टेस्ट लगाते हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये टेस्ट लगाते हैं. और उसके बाद हमने देखा था इनके फार्मूलाज भी देखे थे कि इसका ये फार्मूला है. और हमने देखा था कि इसका SPSS में जब हम ये वेरिएबल्स का हम इन टेस्ट रन करते हैं तो SPSS हमें किस तरह का रिज़ल्ट देता है. और उस रिज़ल्ट को फिर हमने देखा था हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उस रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है और उस रिज़ल्ट का हम कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं. तो लास्ट हमारे सेशन की थीम ये थी कि हमने इन सारे टेस्ट को एक दफ़ा थॉरली देखा था कि ये कौन सा टेस्ट कब यूज़ होता है, किन वेरिएबल्स के लिए होता है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती के लिए टेस्ट यूज़ होता है, और टेस्ट की assumptions क्या हैं, और टेस्ट जब हम SPSS पे रन करें तो SPSS हमें किस तरह का क्या रिज़ल्ट देता है, और उस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं, और उससे हम कैसे बता सकते हैं हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, नल हाइपोथेसिस या रिजेक्ट हुआ है. इस एक्सरसाइज को करने की वजह ये थी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से. हमने पहले भी बात की थी, हम पहले आज एक सेशन एक्सेल पे करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन हम SPSS को देखेंगे कि SPSS में टेस्ट रन कैसे करते हैं. ये सारे टेस्ट जो हैं ये रादर देन SPSS ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी रन हो जाते हैं, उसमें भी हम इनका रिज़ल्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं. लेकिन क्योंकि SPSS ज़्यादा वाइडली यूज्ड है और ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा है, प्लस ये कि वो एक्सेल जो है एक देयर इज़ अ लिमिट कि वो एक डाटा हैंडलिंग की, SPSS जो है वो बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को भी हैंडल कर लेता है. तो इस वजह से हम SPSS को प्रेफर करते हैं बिज़नेस रिसर्च में. इसलिए हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी डाटा एंट्री कैसी होती है, उसमें भी टेस्ट कैसे रन करते हैं. अगर हमने कोई छोटा टेस्ट रन करना है, बहुत बड़ा डाटा है, हमारा सैम्पल साइज़ नहीं है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं. और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे SPSS में कैसे रन करते हैं, SPSS को जानेंगे SPSS होता क्या है. और उससे नेक्स्ट सेशन में फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और SPSS को एक दफ़ा दोनों को ओपन करके एक एक एग्जाम्पल हम रन करके देखेंगे कि हर टेस्ट के एक एग्जाम्पल कि ये टेस्ट है, ये डाटा है, ये डाटा एंट्री ऐसे हुई और इसके ये ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू ये टेस्ट का हमारे पास रिजल्ट आता है. सो पिछले सेशन में हमने वन सैम्पल टी टेस्ट देखा, सैम्पल मीडियंस देखे, फिर हमने बायनोमियल टेस्ट देखा, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट देखा, टी टेस्ट देखे. हमने टी टेस्ट देखे कौन से, बोथ साइडेड, टू साइडेड जो होता है, एनोवा देखा, क्रुस्कल वॉलेस देखा. क्रुस्कल वॉलेस में हमने बात की कि ये नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ टी टेस्ट है. फिर हमने पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट देखे, विल्कॉक्सन रैंक्स देखा हमने, उसका देखा कि फिर अगर हमने देखा कि अगर विल्कॉक्सन से हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रैंक्स उसके बनाते हैं, रैंक्स बना के दोबारा टेस्टिंग करते हैं. फ्रीडमैन टेस्ट देखा, कॉरिलेशन देखी, रिग्रेशन देखी, फिर हमने F टेस्ट देखा, F डिस्ट्रीब्यूशन देखी. So now let's start with the session on Microsoft Excel now. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस रिसर्च की.
Statistics is an area that most management and marketing students find difficult. The formula are often complicated and calculations tedious, degrees of freedom mysterious, and probability tables confusing. But in fact, students need no longer grapple with any of these. In real life, business and statisticians rarely use calculations and tables these days, but instead use statistical packages such as SPSS. But it isn't even necessary to buy an expensive statistical package, since spreadsheet software such as Microsoft Excel has most of the common statistical tests built in. When using statistics, the first hurdle is to decide which statistical test to use. ये हमने एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम्स करके अब देख ली है कि आपने जब एक टेस्ट रन करना, आपके पास डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, तो टेस्ट रन करने से पहले या फिर आप अपना रिसर्च डिज़ाइन के वक्त ये प्लान करते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट रन करना है, आपको कैसा डाटा चाहिए और उसके ऊपर कौन सा टेस्ट रन होता है. हमने मल्टीपल चार्ट्स भी देखे इसके अंदर. There are many possible statistical tests, but this flow chart should be more than sufficient for management science students. It briefly summarizes the Excel formula and how to interpret the results. So it can be used as a handy guide on its own once the student is familiar with the test. This flow chart should be used when designing an experiment, not after the experiment is complete. This will ensure that the correct kind of data are collected so that the statistical test will be valid. It describes in detail how to carry out these tests using Excel and how to interpret the results. This is the chart. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट काइंड ऑफ डाटा, आपका डाटा किस तरह का. उसके बाद आप डाटा की बेस के ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसीज आपने देखनी है तो फिर आप क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट फॉर फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं. काई स्क्वायर टेस्ट, एक तो हम 2-3 तरह के काई स्क्वायर्स होते हैं. एक एसोसिएशन के लिए होता है, एक होता है जिसके एक काई स्क्वायर टेस्ट में हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटकम है वो उसको हम 2-3 तरह की उसकी मैनिपुलेशंस करते हैं. काई स्क्वायर टेस्ट एक ही होता है, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, एक के अंदर क्या होता है कि हम ऑलरेडी रेशो डिफाइन कर देते हैं. एक में हम कहते हैं कि जी अगर 2 सेट्स हैं मेल और फीमेल है तो हम कहते हैं कि जी मेल 50% मेल है 50% फीमेल है. एक है हम उसकी एसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं. इसी तरह अगर हम ऊपर वाली साइड पे देखें कि हमने फिर अगर मेजरमेंट है रादर देन फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट्स हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम या तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं उसके लिए, और फिर टेस्ट कौन से रन करते हैं, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट है. और इसका एक्सेल में क्या फार्मूला क्या है. ये जितने टेस्ट आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें तमाम टेस्ट के हेडिंग दी हुई है. हेडिंग के नीचे इज इक्वल टू के साइन के बाद फॉर्मूला लिखा हुआ है. एक्सेल में एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला पुट करते हैं. पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए CORREL कोरिलेशन ब्रैकेट रेंज 1 रेंज 2. डाटा की रेंज 1 क्या होती है, डाटा की रेंज 1 होती है कि जी 1 से लेकर 10 तक डाटा है, तो 1 to 10, 2 से 20 या 2 to 20, ये 2 रेंजेस है हमारे पास. इसी तरह स्पीयरमैन कोरिलेशन की दी हुई है. पेयर टी टेस्ट के लिए दी हुई है TT. पेयर टी टेस्ट के लिए क्या, टी टेस्ट ब्रैकेट रेंज 1 रेंज 2 is टाइप पेयर्ड डाटा और अनपेयर्ड डाटा. अब हम यहाँ पे बात करें पेयर्ड की, तो क्या आएगा, उसके लिए हम एक साइन सिग्निफाई कर देते हैं यहाँ पे. इसी तरह एनोवा है, काई स्क्वायर है. ये अभी आगे हम सारे डिटेल में एक एक टेस्ट को देखेंगे. नाउ वी हैड जस्ट डिस्कस्ड द चार्ट विच शोड the test, the parametric testing and the non parametric testing. कौन सा टेस्ट आपने कब लगाना है ये भी हमने डिस्कस किया.
ये हम पहले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन बाय टाइप, आज का जो हमारा सेशन है इसे हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डिफरेंट हम फॉर्मूलाज लगा के डिफरेंट किस्म के हम डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं। हर टेस्ट के लिए एक अलग फार्मूला है। अब हमने इन सारे फार्मूलाज को हर सेक्शन वाइज अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमने इसमें देखना है मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर ग्राफिंग डेटा, हम स्कैटर ग्राफ कैसे बन सकते हैं, बार चार्ट्स, एरर बार्स कैसे बनती हैं, लाइंस कैसे हम बनाते हैं। फिर और लाइंस और ये बार्स कब हम बनाते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट करते हैं। एसोसिएशन स्टैटिस्टिक्स, पियर्सन्स कोफिशिएंट, स्पीरमैन्स कोफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन। कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में हम पेयर्ड और अनपेयर्ड टी स्टैटिस्टिक्स फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनोवा निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं, काई स्क्वायर हम निकालते हैं। काई स्क्वायर के हम तीनों सिनेरियोज देखते हैं जब हम एक्सपेक्टेड आउटकम को मैनिपुलेट करके किस तरह का हम रिजल्ट कौन सी सिचुएशन में ले सकते हैं। तो आज का हमारा इस सेशन का एजेंडा ये है कि हमने इन पांचों टाइप्स को देखना है। पांचों टाइप्स को हमने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखना है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये कैसे इस्तेमाल होती हैं, हम इनकी आउटपुट कैसे लेते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। Most marketing experiments will involve some kind of measurement such as time, length, mass, temperature, absorbance, and in a well-designed experiment there should be a number of repeats or replicates of each measurement. हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर के एक प्रोडक्ट है उसकी सेल और सेल के हम देखते हैं टाइम, प्लेस देखते हैं, तो वो और हम ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ औकात के अंदर उसे बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। Once some measurements have been collected, the first job is usually to summarize them using descriptive statistics. Excel has formula for 3 measures of the center of a distribution of replicates. These formula are illustrated in figure 2. In many cases, अभी figure 2 हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। In many cases, the quantities measured in management science will show a normal distribution. Normally क्या है, हमने पिछले सेशंस में भी बात की कि हम एक normal distribution को follow कर रहे होते हैं। And so the mean is most appropriate statistic to use. It is also the one students are most likely to know already and to be able to do by hand. मीन निकालना तो सबसे आसान काम है, हाथ से भी निकालना बड़ा आसान काम है, स्टूडेंट्स इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। द मीडियन एंड मोड आर लेस लाइकली टू बी नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा। हाउएवर, हम कम यूज करते हैं मीडियन एंड मोड, लेकिन मीडियन और मोड निकालना इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सो एक्सेल क्या करता है, हमारे लिए मीडियन और मोड कन्वीनियंटली कैलकुलेट करके दे देता है। एक और चीज़ इसमें हमने देखनी है कि हम जो मीन की बात करते हैं, मीन बेसिकली तो इट्स एन एवरेज, लेकिन क्या है, हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स उसे मीन कहते हैं, लेकिन एक्सेल उसे अपनी टर्म्स के अंदर क्या कहता है, एवरेज ही कहता है। जब हमने मीन निकालना तो हम क्या निकाल रहे होंगे, एवरेज निकाल रहे होंगे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट एक्सेल यूजेस द वर्ड एवरेज फॉर मीन, as some textbooks use average as a general term to refer to any measure of the center of a distribution. जैसे कि अभी हमने बात की, figure 2 shows 5 different measures of spread and shows how easy they are to calculate using Excel. ये तो जी फॉर्मूलाज हो गए। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है, सेल है एक्सेल में किस तरह से होता है, एक्सेल की स्प्रेडशीट आप खोल के देखें तो उसमें सेल्स बने होते हैं और सेल्स के ऊपर जो है रोज़ के अंदर उनके मार्क किया होता है A B C D X Y Z
ए बी बी सी सी। फिर और हमारे रोज़ के अंदर क्या होता है, ये तो ऊपर कॉलम्स मार्क्ड हैं, रोज़ के अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 2000 तक आगे चलता है। फिर अब हमारा पहला जो सेल है, पहला जो डब्बा है जिसे हम सेल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका किस तरह, उसको हम किस तरह से मार्क करते हैं, A1, ए कॉलम है, रो 1 है, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से। अब एक तो हमने डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री सिंपली ये है कि हमने एक्सेल शीट खोली, उसके अंदर हमने ऊपर टाइटल डाला कि ये कॉलम के ऊपर कि ये किस चीज़ का कॉलम है, और उसके नीचे हमने 1 2 3 4 5 जो हमारा डाटा है हमने एज इट इज़ टाइप कर दिया। अब हमने जब उसको क्या करना है, उसको फॉर्मूला उस पर अप्लाई करना है, तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब ये हमारा 10 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे कि ये इस एंट्रीज को एक्चुअली करके भी देखेंगे, लेकिन अभी फॉर दिस सेशन हम लोग इसे सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट सेशन में इसे प्रैक्टिकली करने में आसानी हो। अब हम क्या करते हैं कि पहला हमारे पास एक डाटा है, दो वेरिएबल्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मेल का जो स्कोर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, फीमेल का जो स्कोर है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। हमारे पास दो डाटा सेट्स आ गए। अब अगर हमने पहले का मीन निकालना है, 1 to 10 हमारी रेंज है, और इसका मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे। मीन को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में तो हम मीन कहते हैं, लेकिन हम एक्सेल टर्म्स में से एवरेज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 के बाद जो नीचे डब्बा या नीचे जो सेल खाली है उसमें लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और फिर रेंज लिखेंगे। रेंज क्या है, 1 to 10 रेंज है, लेकिन हम इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इन सेल की टर्म्स में। अब सेल की मार्किंग्स क्या हैं, हमने बताना है कि हमने उसे ये नहीं बताना हमारा डाटा क्या है, हमने उसे बताना है कि हमारा डाटा किस सेल से शुरू होता है किस सेल पे ख़त्म होता है। हमारे पहले सेल का नाम क्या था, A1, 10वें सेल का नाम है A10, तो रेंज क्या होगी A1 और उसके आगे हम कॉलन का साइन बीच में डालते हैं और A10। उसका क्या मतलब, A1 से A10 तक की पूरी रेंज है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको मीन निकाल के वो कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह मीडियन है, मीडियन नीचे आप लिखें, टाइप करें इज इक्वल्स टू, सेल में लिखें इज इक्वल टू का साइन डालें, मीडियन के आगे रेंज डालें तो आपका मीडियन निकाल देगा। मोड फाइंड कर लें, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, द रेंज इज गिवन बाय द एक्सेल फॉर्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो क्या आ जाता है हमारे पास, रेंज आ जाती है। दिस इज सिंपलेस्ट बट लीस्ट यूजफुल। Variance, this is used in calculations but has little use of as descriptive statistics. It's not in the same unit size as the measurement. Variance कैसे निकालते हैं, VAR इज इक्वल टू का साइन डाला, VAR और रेंज हमारी क्या थी, A1 to A10 या B1 to B10। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी तरह निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉमन, हम हर एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सिंस इट इज़ फेयरली इजी टू कैलकुलेट बाय हैंड, हाँ वैसे भी फाइंड करना से आसान है, एंड इट गिव्स अ गुड इंडिकेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। However, it is not the best statistic to use when comparing different sets of data, especially if the data sets are different sizes. पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इन बातों को। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हमारे पास डेटा है A1 से A10, B1 से B10। अब हमने B वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी। हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो सेल खाली है उसके अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन का एब्रीविएशन STDEV, और ब्रैकेट्स के अंदर रेंज B1 कॉलन B10। एंटर करेंगे तो हमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे देगा। स्टैंडर्ड एरर भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं।
This gives an indication of the confidence of the mean and is often used as an error measurement simply because it is small rather than for any good statistical reason. स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालते हैं, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन भी जैसे कहते हैं, एससी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एसक्यूआरटी काउंट फिर रेंज. Confidence interval. The value of 0.05 is used to give 95% confidence interval, and different values can be used for different intervals of confidence, such as 0.01 for a 99% confidence interval. हमने मल्टीपल टाइम्स हर जगह डिस्कस करते आए हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल. There is a 95% probability that the true mean lies with a plus minus confidence interval from the measured mean, and the upper and lower values of this range are called confidence limits. तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकालने का फॉर्मूला क्या है. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05. एट 0.05 अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो हम दोबारा सेल में क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस ब्रैकेट 0.05 स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज काउंट रेंज टोटल ब्रैकेट क्लोज. एंटर करें, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आ जाती है. नाउ दिस इज फिगर नंबर 2 जिसको हम बार बार रेफरेंस कर रहे थे. इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी का दो डाटाज हैं. ये एक एक्सेल शीट है, उसका ये इमेज कॉपी किया हुआ है. अब आप एक्सेल शीट के अंदर देखें, ये सेल्स जो डब्बे डब्बे बने हैं सारे इनको सेल्स कहते हैं. हर सेल का जो कॉलम है, कॉलम ए बी सी डी सारे कॉलम्स ऊपर चल रहे हैं. आपके लेफ्ट साइड के ऊपर सारे आपके वो नंबर्स चल रहे हैं, रोज़ के नंबर्स चल रहे हैं, कॉलम के नंबर्स हैं, कॉलम के नंबर ए बी सी डी में, रोज़ के नंबर आपके 1 2 3 में. अब हमारे पास डाटा है ग्रुप ए का, ग्रुप बी का. अब आपने इसका मीन निकालना है. तो मीन क्या आ गया, आपने इस ग्रुप ए का 13.22 है और ग्रुप बी का भी 13.22 है. लेकिन निकाला कैसे, फॉर्मूला क्या है, मीन के जहाँ पे बी कॉलम के अंदर 8th सेल के अंदर आप देखेंगे जहाँ मीन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इज इक्वल टू का साइन डालें, एवरेज लिखें, और ग्रुप ए का डाटा कहाँ से शुरू होता है, ग्रुप ए का डाटा शुरू होता है B2 सेल जो है B2 से लेके B7. इसी तरह ग्रुप बी का C2 से C7. एंटर करें, आपके पास मीन आ गया. इसी तरह मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा, मोड कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मोड क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ, देयर इज अ रीजन. हम नेक्स्ट स्लाइड पर से डिस्कस करते हैं. रेंज कैलकुलेट होगी. रेंज आपकी क्या आई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. आपने ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आपने ये वैल्यूज़ डाली तो आपके पास आ गई. अब ये अगर आप एक और चीज़ इसमें गौर करें, जो ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ये कैलकुलेशन दी हुई है सिर्फ ग्रुप बी की. इस वजह से यहाँ पे सेल जो इसके अंदर रेंज आ रही है वो C2:C7 आ रही है. अगर यही मोड में या मीडियन में कैलकुलेट करूँ, मीडियन में C2:C7 की बजाय B2:B7 करूँ तो ये ग्रुप ए के लिए आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुप बी के लिए कैलकुलेशन हुई हुई है सारी. ग्रुप ए की भी हुई हुई है लेकिन बी की कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. वेरिएंस इसी तरह कैलकुलेट हो सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर आ गया, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया एट 95% या 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल. तो दिस इज, यू विल बी अमेज्ड हाउ इजी इट इज़. आज के दौर में बिजनेस स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, वो इंडिविजुअली हर डेटा सेट के लिए उनके पास डेटा भी इतना लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में होता है कि वो नहीं बाय हैंड मैन्युअली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते.
और मैनुअली कैलकुलेशंस में टाइम भी लगता है। फिर उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि गलती का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस रिसर्च में हमेशा यूं ही होता है कि यही करते हैं कि एक्सेल के ऊपर डाटा एंट्री कर ली, सिर्फ डाटा एंट्री में एक चांस है कि गलती हो, वो भी हम चेक कर सकते हैं दोबारा। अदरवाइज फॉर्मूला लगाया, हमारे पास आंसर आ गया, फॉर्मूला लगाया, हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू को हमने इंटरप्रेट किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। एट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द मोड फॉर्मूला रिटर्न्स NA, अभी मैंने बात की थी, नॉट एप्लीकेबल, क्यों? बिकॉज नो वैल्यूज आर डुप्लीकेटेड, सो देर इज नो मॉडल वैल्यू इन दिस डेटा। मोड हमें क्या बताता है? अब अगर हम वापस इसे देखें, ग्रुप ए के अंदर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 दफा आई हो? ग्रुप बी में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 दफा आई हो? 2 दफा, ये 2 दफा से ज्यादा आएगी तो हमारा उसे हम मोड कहते हैं। अब जब रिपीट ही कोई वैल्यू नहीं हुई तो हमारा मोड क्या होगा? मोड हमारा नील हो जाएगा। नोट दैट एक्सेल विल ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट्स ऑफ अ कैलकुलेशन टू अबाउट 8 डेसिमल प्लेसेस। This is actually meaningless, and cells with calculated results should always be formatted to a more sensible precision. हम एक्सेल में जितनी कैलकुलेशंस जो करते हैं वो सबका रिजल्ट एक्सेल हमें किस में देता है? 8 डेसिमल प्लेसेस में देता है। लेकिन 8 डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो हमें इतनी डेसिमल प्लेसेस तो चाहिए ही नहीं होती। हमने तो अगर सिंपल एक वैल्यू है, अब एक हमें वैल्यू है 0.000 उसमें दे दे तो 6 जीरोस लगा के हमें दे दे, हमें तो 6 जीरोस में चाहिए ही नहीं। हम उसे क्या करते हैं? डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने का तरीका क्या है कि ये हमारी एक्सेल शीट है, आपने जिस एरिया के, अब जैसे मैंने ग्रुप ए को, पूरे ग्रुप ए की मैंने क्या करना है? फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी वैल्यूज़ मैंने डेसिमल की एडजस्ट करनी है। पूरे ग्रुप ए को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, या मैं क्या करूँगा, एक सिंगल सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिंगल सेल को पे जाके मैं क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा, अपने माउस से राइट क्लिक करूँगा तो एक फॉर्मेटिंग मेन्यू आ जाएगा, और उसके अंदर फिर आगे एक ऑप्शन होगी सेल्स की, नंबर टैब की, सेल्स की ऑप्शन होगी, तो सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर एक आ जाएगा मेन्यू, एक और खुल जाएगा, उसके अंदर नंबर टैब की ऑप्शन होगी। नंबर टैब पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे से उसमें ऑप्शन पूछेगा कितने डेसिमल तक आप वैल्यू एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं उतने उसको एडजस्ट कर लूंगा, ओके करूंगा तो मेरी एडजस्ट हो जाएगी। सिंपल। नाउ ग्राफिंग डेटा, पहले तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखे, हमने बात की थी कि हमने इस सेशन को 5 हिस्सों में, सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला सेक्शन था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, एक्सेल में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सेल में ग्राफ बनाने हो, आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी हो। फिर ग्राफ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस एंड आर क्लोजली कनेक्टेड टू स्टैटिस्टिक्स। Since the choice of graph is connected to the choice of statistical test, as the flow chart in figure 1 shows, जो हमने फिगर 1 पहले क्या डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने देखा था सारे टेस्ट देखे थे, कौन सा टेस्ट कब लगता है और उसका क्या रिजल्ट आता है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इन एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स देन यू शुड प्लॉट अ स्कैटर ग्राफ। अब ग्राफ भी आप डिफरेंट तरह के, एक फ्रीक्वेंसीज के लिए हिस्टोग्राम्स हैं, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने 2 वेरिएबल्स की आपस की एसोसिएशन देखनी है तो हम स्कैटर ग्राफ बना देते हैं। इफ़ यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा यू शुड प्लॉट अ बार ग्राफ। हर कोई डिफरेंट किस्म का डाटा है, अगर एजेस हैं, हमने एजेस देखनी है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है, तो वो हम उसके अंदर बार ग्राफ बना लेते हैं। मेल कितने, फीमेल कितने, फिर बार ग्राफ बना लेते हैं। If you are collecting frequency data, then you may plot a bar or a pie chart, or a graph may not be appropriate. In Excel, it is quite easy to plot these graphs as well as many other types. First, enter data into columns or rows. पहले तो आपने data entry कर ली and select them and click on the chart wizard or insert menu.
फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने डाटा एंट्री कर ली, कॉलम्स और रोज़ के अंदर के हिसाब से हमने अपना डाटा बना लिया। अब जब डाटा बना लिया, उस सारे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास चार्ट विज़ार्ड अवेलेबल है। चार्ट विज़ार्ड आपसे पूछता है कि डाटा किस टाइप का है, आपको कैसा चार्ट चाहिए, ऑटोमेटिकली बना कर देता है। या आप क्या करते हैं, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल के जब आप स्प्रेडशीट खोलते हैं, उसके टॉप के ऊपर मेन्यूज़ आ रहे होते हैं। फाइल मेन्यू है, एडिटिंग मेन्यू है, इंसर्ट है, ड्राइंग है, डिज़ाइन है। उसमें से आप इंसर्ट के अंदर को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे के इंसर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें इंसर्ट चार्ट पे चले जाएं, वहाँ पे सारे चार्ट डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। आपको जैसा डिज़ाइन, जिस तरह का चार्ट चाहिए, आप उसको क्लिक करें, वो वैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट बना के दे देता है। नाउ अगर हम विज़ार्ड यूज़ करते हैं, चार्ट विज़ार्ड यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, ग्राफ टाइप डिस्क्राइब करें। आप कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाहते हैं, क्या आप स्कैटर ग्राफ बनाना चाहते हैं या लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं। आप अपने डेटा के हिसाब से उसे बताएंगे कि मुझे इस तरह का, अब 2 वेरिएबल्स के आपस में हम देख रहे हैं एसोसिएशन, तो हम कौन सा स्कैटर ग्राफ ही बनाएंगे। फिर क्या करते हैं, आपने नेक्स्ट किया तो उसके बाद आपने अपने सोर्स बताया। आपने 2 तरीके मैंने बताया ना चार्ट डेवलप करने के। एक तो ये कि आप अपना डाटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट मेन्यू पे जाएं, वहाँ से चार्ट आप बना लें। एक आप चार्ट विज़ार्ड पे चले जाएं, जाके आप पहले बताएं कि मेरा डाटा इस तरह का है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा सोर्स क्या है, कहाँ डाटा पड़ा हुआ है, आप डाटा अपना वहाँ से सिलेक्ट करें। डाटा सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसमें यूं बार्स बनी होती हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, रेड कलर का वहाँ आइकन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद वो आपको आपकी शीट पे ले आता है। आप अपनी शीट पे लाके उस डाटा को ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं बेसिकली, सेल्स कंटेनिंग द एक्स डाटा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप दोबारा उसी आइकन को क्लिक करते हैं तो वापस आप मेन्यू में चले जाते हैं। और फिर इसी तरह आप पहले एक्स की वैल्यूज़, एक आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ एंटर कर ली। फिर क्या करते हैं आप, सेकंड स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, चार्ट ऑप्शंस आ जाती हैं। उसमें आपसे पूछता है कि चार्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, एक्सेस पे कौन सा वेरिएबल होना चाहिए और वाई एक्सेस पे कौन सा वेरिएबल होना चाहिए। फोर्थ स्टेप ये है कि आप उसको एक दफ़ा देख के आप उसे फिनिश प्रेस करते हैं तो आपका चार्ट, आपकी जो डाटा है एक्सेल शीट पे, स्प्रेडशीट के, उसके साथ बन जाता है। आपका चार्ट आपकी एक्सेल शीट के ऊपर बन जाता। उसके बाद अगर आपने फिर उसके अंदर मज़ीद कोई चेंजेस करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, एडिटिंग अ ग्राफ, कैसे एडिट करेंगे। Excel graphs are quite flexible and almost everything about them can be changed. Just double click or something, right click on the part you want to change. Excel का ग्राफ है, उसमें एक तो ग्राफ बना हुआ है, टाइटल्स बने हुए, और आप उसमें कोई भी चीज़ कहीं ग्राफ के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। या तो उस चीज़ को डबल क्लिक कर लें या उस चीज़ पर राइट क्लिक कर लें और उसको चेंज कर लें। मेन्यू आ जाता है, मेन्यू में ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें। For example, you can move and reshape the graph, change the background color, change the shape and size of the markers, जो points हैं, join the points, change the axis scales and tick marks, or add a trend line or an error bar. It is worth taking some time to get the graph right because you can use an existing graph as a template. Simply type the new data in the place of the existing graph and graph automatically changes. बड़े मज़े की चीज़ है, बड़े मज़े की बात ये, एक दफ़ा आपने अपना ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, अब उसी तरह का वैसा डाटा आपने दोबारा अगर इस्तेमाल करके एक नया ग्राफ बनाना है तो उसको बनाने के बजाय पुराने ग्राफ में जो आपका टेबल है वैल्यूज़ का, स्प्रेडशीट के ऊपर जो वैल्यूज़ है वहाँ से वैल्यूज़ ही सिर्फ चेंज करें तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। They are linked, associated.
आपको दोबारा से पूरी मेहनत करके उसके एक्सेस ठीक करने और ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। एक दफ़ा आपने मेहनत कर ली, आप उसका टेबल से डाटा चेंज करते हैं, ग्राफ नया बनता जाएगा। उसको वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके जहाँ मर्जी वर्ड पे कॉपी पेस्ट कर लें या कहीं भी और जहाँ आप अपनी फाइल डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें कहीं भी पेस्ट करके आप अपना ग्राफ देख सकते हैं। एरर बार्स, अभी हमने बात की थी कि हम ग्राफ की टाइप भी चेंज कर सकते हैं और उसमें एरर बार्स भी ऐड कर सकते हैं। अब एरर बार्स क्या होती हैं? इफ़ यू आर प्लॉटिंग एवरेजेस ऑन अ स्कैटर और अ बार ग्राफ, then bar errors are very good way to illustrate the confidence of the data on the graph. Error bars usually show plus minus confidence interval, although you could also plot them from standard deviation or standard error. Double click on any data point or bar to get the format data series dialog box and choose the Y error bars tab. क्या करेंगे, ग्राफ आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो एक आपके पास मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में फॉर्मेट चार्ट लिखा होगा। फॉर्मेट चार्ट वाली ऑप्शन को आप क्लिक करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू के अंदर आप क्या करते हैं, चूज़ करते हैं वाई एरर बार टैब जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। उसमें क्लिक इन द कस्टम प्लस बॉक्स एंड हाईलाइट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप बार कब डालते हैं, जब आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, हाईलाइट करके अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल उसमें इनपुट कर लेते हैं एंड देन यू प्रेस ओके। एरर बार्स आर यूजफुल फॉर इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन। स्मॉल एरर बार्स सजेस्ट रिलायबल data. Large error bars suggest dubious data. A line of best fit should pass through the errors bar. Figure 3 shows a graph where a curve has been drawn, but in fact a straight line would also pass through the errors bar. So a linear relationship is also supported by the data. ये देखें जी, this is the figure 3. फिगर 3 आ गई। अब हमने क्या बात की थी, हमारे पास दो सेट्स ऑफ डाटा है, एक x है एक y है। x की वैल्यूज़ क्या हैं, A2 से लेके A7 तक हैं। y की वैल्यूज़ क्या हैं, B2 से B7 तक हैं। और इनका फिर इसके आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लिखा हुआ है। अब अगर इसे हम प्लॉट करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो क्या कैसा ग्राफ बनेगा, ये शेप बनेगी, x y वैल्यूज़ आ गई, प्लस इसके ऊपर हमने एक एरर बार, एक तो स्ट्रेट लाइन है, फिर हमने इनके ऊपर एरर बार्स भी डिफाइन कर दी। एरर बार्स हमें क्या बताती हैं, जितनी बड़ी एरर बार होगी उतना ज़्यादा डाटा ख़राब होगा, डूबियस होगा, जितनी छोटी होगी उतना एक्यूरेट डाटा होगा। नाउ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 हमने इस सेशन के शुरू में डिस्कस किया था कि आज का सेशन हम 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सेक्शन था कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कंप्यूट करने हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो हमने देखा। दूसरा सेक्शन था हमने ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तीसरा सेक्शन है एसोसिएशन स्टैटिस्टिक्स कैसे कंप्यूट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। A common task in data analysis is to investigate an association between two variables. This can be a correlation to see if two variables vary together, or a regression to see how one variable affects another. We will see how to do each of these in Excel. क्या है? Investigate an association between two variables, जिसमें जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम कोरिलेशन की बात भी करते हैं। दिस कैन बी अ कोरिलेशन टू सी इफ टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, इकट्ठे मूव करते हैं ऊपर, ये इकट्ठे ऊपर जाते हैं, नीचे मूव करते हैं, अप एंड डाउन, या रिग्रेशन टू सी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे अफेक्ट करता है। वी विल सी हाउ टू डू ईच ऑफ दीज इन एक्सेल। इन बोथ केसेस अ स्कैटर ग्राफ शुड बी प्लॉटेड फर्स्ट। स्कैटर ग्राफ्ट हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। स्कैटर ग्राफ्ट हमें उनकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बताता है।
Now correlation. A correlation tells us whether the two variables vary together, that is one goes up, the other goes up or goes down. The most common test for correlation are Pearson's product movement correlation coefficient R for normally distributed parametric data and the Spearman rank order correlation coefficient RS for data that are not normally distributed non-parametric. एक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैरामीट्रिक यूज़ करते हैं पियर्सन्स कॉरेलेशन कोफिशिएंट, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, और उसमें हम यूज़ करते स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कॉरेलेशन कोफिशिएंट RS. Both vary from +1 perfect correlation through 0 no correlation to -1 perfect negative correlation. In Excel, the Pearson's correlation can be found by two alternate formula. पहला है, हम सेल में क्या लिखते हैं, ये एक सेल है, दो सेल्स दिखाएं आपको. सेल में हम लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन CORREL कॉरिलेशन रेंज 1. रेंज 1 का मतलब जो पहला एक वेरिएबल है उसकी रेंज A1 से लेके A10, रेंज 2 B1 से B10. या पियर्सन, हम कॉरिलेशन या पियर्सन लिख के भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कॉरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए. नाउ Spearman's rank order correlation coefficient. There is no direct formula for the Spearman coefficient, but it can be calculated by first making two new columns for the ranks of the original data. हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, हम बेसिकली पहले रैंक्स फाइंड करते हैं. हम हर, जैसे हमारे पास अभी दो वेरिएबल्स थे ना, एक ग्रुप ए था एक ग्रुप बी था. अब ग्रुप ए ग्रुप बी के एक कॉलम ग्रुप ए का था एक ग्रुप बी का था. अब हमने ग्रुप ए के रैंक्स का एक और कॉलम बना लेना, ग्रुप बी के रैंक्स का एक और कॉलम बना लेना. उन रैंक्स की बेसिस के ऊपर हम फिर कॉरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं. For each of these two variables, the largest value is given a rank of 1, the next larger rank of 2, and so on. This can most simply be done by hand or for larger data sets by using Excel's rank command. Rank का formula use करके भी हम इसे ranks बना सकते हैं, ये हाथ, या मैनुअली भी हम डाटा एंट्री कर सकते हैं. सबसे जो है लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे, जब हमारे पास जैसे डाटा सेट थोड़ा है, हमारे पास वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़ हैं हर ग्रुप में, तो हम मैनुअली भी रैंक्स बना सकते हैं. हम देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम रैंक 1 दे दें, फिर उससे छोटी को 2 दे दें, 3 दे दें, इस तरह 10 तक. द स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट इज देन सिंपली द पियर्सन्स कोएफिशिएंट कैलकुलेटेड ऑन रैंक डाटा. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पियर्सन्स कॉरिलेशन. अब दोबारा से मैं आपको एक बात बताऊं, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कॉरिलेशन, पियर्सन्स कॉरिलेशन कोफिशिएंट, फ़र्क क्या है दोनों में. कॉरिलेशन कोफिशिएंट हम पियर्सन्स को कहते हैं, ये हमारा पैरामीट्रिक है. नॉन पैरामीट्रिक मेजर क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन कोफिशिएंट है. अब जो रैंक कॉरिलेशन कोफिशिएंट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा सेट के पहले रैंक्स बनाते हैं, फिर उन रैंक्स की हम कॉरिलेशन फाइंड कर लेते हैं. जो वहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्टिंग का फॉर्मूला है रैंक पियर्सन्स रैंक वाला, वही पियर्सन्स कॉरिलेशन कोफिशिएंट वाला, वही फॉर्मूला लगा के हम रैंक्स की टेस्टिंग करते हैं, हम रैंक्स की हम कॉरिलेशन फाइंड कर लेते हैं. This shows measurements on the size of breeding pairs of penguins to see if there is a correlation between the size of two gender. The Spearman correlation RS, which is called RS, is 0.77, is more conservative than the Pearson's correlation R 0.88, but both show a strong positive correlation. 0.5 से ज़्यादा है. हमने देखा था पियर्सन्स और स्पीयरमैन्स दोनों का रिजल्ट क्या होता है, -1 परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन, 0 नो कॉरिलेशन, +1 परफेक्ट पॉजिटिव. तो अब एक 0.77 एक 0.88 है, दोनों 1 के करीब हैं, तो इसका मतलब है ये टेंड टुवर्ड्स द परफेक्ट कॉरिलेशन. ये डाटा सेट है हमारा.
ABCD हमारे पास 4-5 हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं, और 2 से लेकर 7 तक हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। अब पेयर्स 1 फीमेल 17.5, मेल 16.5, फिर इसी तरह 2 ये हमारे। अब हमने इनके पहले रैंक्स निकाल लेने, पहले हमने रैंक्स बना लिए। रैंक सिंपली कैसे किए, सबसे बड़ी वैल्यू बी कॉलम में 21 थी तो हमने इसे रैंक 1 दे दिया, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू थी 19 थी, हमने उसे 2 दे दिया रैंक। इस तरह से हमने रैंकिंग कर दी, फिर इन दोनों की हमने कॉरिलेशन फाइंड कर ली। अब अगर हम फीमेल और मेल दो कॉलम्स की कॉरिलेशन निकालें तो ये हमारे पास पियर्सन्स कॉरिलेशन आ गई। अब रैंक की अगर कॉरिलेशन निकाल तो हमारे पास स्पीयरमैन्स आ गया। फॉर्मूला हम पियर्सन्स वाला यूज़ करते हैं, सर रैंक बना के हम पियर्सन्स कॉरिलेशन निकालें तो स्पीयरमैन्स बन जाती है। इसको फिर हमने उससे पहले हमने क्या किया था, एक हमने स्कैटर ग्राफ बना के उसके ऊपर प्लॉट भी कर लिया था। The two types of correlation coefficient, the data are the lengths of leg bone in penguin mating pairs. The Pearson's correlation R can be calculated directly from the data, but the Spearman's correlation must be calculated from the ranks of the data. The ranks can either be entered by hand or calculated using Excel's rank formula. वही बात जो भी हमने पहले डिस्कस की थी। ये तो हमने बात की कॉरिलेशन की। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन, हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हुए लीनियर रिग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। Regression is used when we have reason to believe that changes in one variable causes the changes in other. Very simple, हम बहुत दफ़ा इसे डिस्कस कर चुके हैं। Cause and effect relationship हमें बताता है regression. A correlation is not evidence for a causal relationship, but very often we are aware of a causal relationship and we design an experiment to investigate it further. The simplest kind of causal relationship is a straight line relationship, and this can be analyzed using linear regression. ये हमारे पास आ गया है, एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। एक है हमारे पास सेल काउंट है, एक एब्जॉर्बेंस है। सेल्स की वैल्यू दी हुई, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दी हुई। अब अगर हम इसे क्या करते हैं, स्कैटर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो स्कैटर ग्राफ इस तरह का बनेगा। और ये क्या स्कैटर ग्राफ शो कर रहा है, हमारी रिग्रेशन शो कर रहा है कि कितना दूर कितने करीब हैं ये पॉइंट्स रिग्रेशन लाइन के। फिगर 5 लीनियर रिग्रेशन। The scatter graph has a trend line with the regression equation displayed. In this case, the intercept was fixed at 0, which is appropriate for these data. This fit is a straight line to the data using a least squares method and gives the value of slope and intercept that defines the line m and c in the equation y is equal to mx plus c. mx y is equal to mx plus c क्या है, regression line, regression equation भी कहते हैं जिसे। There are several different ways of calculating the slope and intercept of a linear regression line in Excel, but the simplest is to plot a scatter graph and use the trend line feature of the graph. Right click on any data point on the graph, select add trend line and choose linear. Click on the options tab and select display equation on the chart. You can also choose to set the intercept to be 0 or some other value and to display R square of the Pearson's correlation coefficient. अब वो क्या कहता है, हमने एक ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर ली। अब ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कैसे करी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ऐड कर लेते हैं। कहाँ से ऐड कर लेते हैं, ग्राफ के ऊपर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर राइट क्लिक करें अपने माउस से तो हमारे पास एक मेन्यू आ जाता है, उसमें एक ऑप्शन होती है ऐड ट्रेंड लाइन। ऐड ट्रेंड लाइन करें तो एक मेन्यू खुल जाएगा, उसमें ऑप्शंस का टैब आ जाएगा। उसमें हमने डिस्प्ले इक्वेशन बतानी है, हमें डिस्प्ले इक्वेशन हमारी दे देंगे, आ जाएगी। फिर हमने उसमें बताना है इंटरसेप्ट 0 है या नहीं है, जो भी इंटरसेप्ट रखना चाहें, और ओके करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन आ जाती है।
The full equation with the slope and intercept values is now shown in the chart. This is demonstrated in figure number 5 जो हमने पहले डिस्कस की, which shows data obtained from counting a yeast cell suspension in a hemocytometer and a calorimeter. We expect a linear causal relationship between cell density and turbidity. So this is a good occasion to use regression, and we can use the equation to predict the cell count for a given absorbance. देखना हमने ये था कि हमारा सेल जो है वो कितना एब्जॉर्व करता है, उसकी टर्बिडिटी कितनी है, स्ट्रॉन्ग है या कितनी वो है वीक है. बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी टर्बिडिटी होगी उतना क्या होगा, यीस्ट हमारा जल्दी डेवलप होगा. तो कॉज हम इफेक्ट हम फाइंड कर रहे थे रिग्रेशन के थ्रू इस एग्जाम्पल में. नाउ सेक्शन नंबर 4 कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स. हमने इससे पहले 3 सेक्शंस डिस्कस किए. एक सेक्शन पहला था जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, हमने ये सारे कैलकुलेट करना देखे. दूसरा था जिसमें हमने ग्राफ्स देखे. तीसरा था जिसमें टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन देखा. फिर अब हम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग देखते हैं. Another common task in data analysis is to compare 2 or more sets of data to determine whether they are basically the same. That is, they could come from the same population or one set is significantly different from the others. To start with, it is the good practice to calculate means and confidence intervals for the different groups and plot a bar chart with the confidence intervals represented as error bars. This gives us a good visual idea of how different the groups are. It is sometimes thought that the error bars don't overlap. Then there must be a significant difference between the data. But this is not necessarily true. And a statistical test of comparison is needed to test the significant differences. हम टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं? Statistical test for comparison is needed to test the significant differences. The end result of such test is probability that the null hypothesis, which always states that there is no difference between the sets of data, is true. In management science, we usually accept differences as being significant if p is less than 5%. हमने पहले भी ये बहुत बार डिस्कस किया, देखा. अगर हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, 0.05 है, तो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 5% से कम आएगी तो सिग्निफिकेंट होगी, अगर से ज़्यादा होगी तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी. सो p less than 5%, and we can say that there is a significant difference between the set of data. That is, reject the null hypothesis. If p is greater than 5%, then we can say that there is no significant difference between the sets of data, that is, accept the null hypothesis. टी टेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं. कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम टी टेस्ट को देखते हैं. The most common comparative statistical test is the t-test, which is used when there are two sets of normally distributed data to compare. In Excel, this is performed by the formula. Cell में हम क्या लिखेंगे? Is equals to TEST test, range 1, range 2, tails और टाइप. अब टेल या तो सिंगल टेल टेस्ट होता है, 1 टेल होता है या 2 टेल होता है. सिंगल टेल है तो हम 1 लिखेंगे, कॉमा 1.
अगर 2 टेल है तो 2 लिखेंगे। टाइप क्या है, एक पेयर्ड टी टेस्ट है, एक अनपेयर्ड। पेयर्ड टी टेस्ट हमेशा 1 से डिनोट करते हैं, अनपेयर्ड 2 से डिनोट करते हैं। तो हमारी टी टेस्ट का यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, टी टी ई एस टी, ब्रैकेट हमने रेंज 1 A1 टू A7 कॉमा B1 टू B7, वन टेल टेस्ट है तो 1 या 2 टेल टेस्ट है यहाँ पे हमारा 2 कॉमा टाइप क्या है, पेयर डाटा 2 पेयर डाटा 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपको टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू दे देगा। वेरी सिंपल। रादर देन आप सारी कैलकुलेशन बाय हैंड करें और उसके बाद एक के बाद एक कैलकुलेशन करके हम अपने क्रिटिकल वैल्यूज़ और टेबल्स देख के हम रिज़ल्ट फाइंड करें, आपने यहाँ पे सिंपली डेटा सेट फॉर्मूला एंटर किया, रिज़ल्ट आ गया आपके पास। ये आपके सामने रिज़ल्ट, इसको आपने प्लॉट कर लिया अपने उस पे बार ग्राफ में। ये अब एग्जाम्पल हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कॉलम बी और सी, इसमें क्या है, यील्ड ऑफ पोटैटोज के एक फसल जो है, एक प्लॉट है, उससे कितनी पोटैटो, हमारा आलू की खेत जो है उससे कितनी फसल उगती है। केजीज में दिया है, एक प्लॉट है जिसे 27 केजी, एक से 20 केजी है सारा दिन, मीन इसका है कि जी 21 केजीज है। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल 2% आ जाता है। टी टेस्ट की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी क्या 7.88। बोथ काइंड ऑफ टी टेस्ट आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर 6। दिस इज फिगर नंबर 6.1। अब 6.2 में हम, ये तो हमारा पेयर्ड था, अब हम 6.2 में अनपेयर्ड देखेंगे। The yield of potatoes in 10 plots treated with one fertilizer was compared to that in 10 plots treated with another fertilizer। एक फर्टिलाइजर के डालने से कितनी फसल होती है, दूसरे से फर्टिलाइजर के डालने से कितनी फसल है। Fertilizer B delivers a larger mean yield, but the test P shows that there is an 8% probability that these two sets are not really different. Since this is more than 5%, we must conclude that fertilizer B is not significantly better than the fertilizer A। 5% से ज़्यादा हमारी सिग्निफिकेंस हो तो हम क्या करते हैं, P की वैल्यू हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा नल हाइपोथेसिस था कि जो फर्टिलाइजर B है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया कि भाई वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। Now, fertilizer B delivers a larger mean yield, but the t-test P shows that there is an 8% probability that these two sets are not really different. Since this is more than 5%, we must conclude that the fertilizer B is not significantly better than the fertilizer A। इसका क्या मतलब है कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था कि हमारा जो फर्टिलाइजर B है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम फर्टिलाइजर ए। अब हमारी P की वैल्यू आ गई 8%, हमने 7.88 आ गई, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 8% है। 8% 5% से बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, तो हम 5% से अगर ज़्यादा हो तो हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस था कि फर्टिलाइजर B इज सिग्निफिकेंटली बेटर। अब हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर B इज नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर। ये हमारा अनपेयर्ड टेस्ट आ गया। अच्छा जी, अनपेयर्ड टेस्ट के अंदर हम एक और एग्जांपल कोड करते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सेल शीट देखेंगे। In the paired t-test type 1, the pulse rate of 8 individuals was measured before and after a large meal। हमने pulse rate देखा 8 individuals के अंदर, खाने से पहले, खाने के बाद। The mean pulse rate is a little higher after the meal and the t-test
probability shows that there is only tiny 0.006% probability that before and after data are the same. So the pulse rate does not significantly increase after a meal. This demonstrates that the value of a pair test, although the data are quite varied with quite a high confidence interval, the pulse rate increased in each individual, leading to the high significance of the conclusion. सब्जेक्ट्स थे 8 लोग थे, 8 इंडिविजुअल थे, ह्यूमंस थे. हमने उनकी पल्स रेट चेक किया खाने से पहले, खाने के बाद. हमारे पास रिजल्ट क्या, टी टेस्ट की 0.005 आ गई. 0.005 इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 0.05. तो हम क्या करेंगे, अपना हाइपोथेसिस जो था, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे. नाउ Excel provides two more formula involving the t-test. The formula t distribution, t-dist, degree of freedom tails can be used to replace a lookup table since it returns the probability corresponding to the given t value and a degree of freedom. हम ये formula भी use कर सकते हैं t-test के लिए. एक और formula है t in inv, inversion, p probability और degree of freedom does the reverse. It returns a t value corresponding to a given probability p. You shouldn't normally need these formulas. Normally हम इन formulas को दोनों को use नहीं करते, but for your knowledge अगर इस तरह की situation हो कि probability दी और degree of freedom दी और t test की value चाहिए हो, तो हम इस formula से t i n v से निकाल सकते हैं. या हमारे degree of freedom हो, t की value हो और tails की पता हो, तो हम t distribution find कर सकते हैं. Now another test, Mann-Whitney U test. The t-test requires that the data be continuous and normally distributed होना चाहिए. t-test की assumption है ये. Sometimes this is not possible. For example, if the data are calculated rather than measured, or if the data are counted. In this case, the Mann-Whitney U test, which is non-parametric equivalent of the t-test, should be used. हमने पिछले sessions में पढ़ा था. Unfortunately, Excel does not support this test. Unfortunately, Excel के अंदर हम ये test calculate नहीं कर सकते. You could use Excel to calculate U statistic हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसका हम test measure नहीं कर सकते. But you would still need probability tables to find the significance. ANOVA, analysis of variance, another very important thing. एनोवा हम यूजुअली कैलकुलेट करते होते हैं. हर हमारे जितने भी बिजनेस रिसर्च के अंदर ज़्यादातर रिसर्चर्स के अंदर एनोवा निकालते होते हैं. एनोवा सपोज़ अगर हमने फाइनेंशियल रेट्स देखने, हमने ओवर द हमारे पास टाइम सीरीज़ डाटा, तब भी हम उसके लिए एनोवा निकालते हैं. द टी टेस्ट इज़ लिमिटेड टू कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ एनोवा. हम उस वक्त भी, जब मैंने टाइम सीरीज़ की अभी बात की, हम जब फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, हम फाइनेंशियल वैल्यूज़ देखते हैं, तो हम बेसिकली उसमें वेरिएंस देख रहे होते हैं ओवर द ईयर्स कि कितना वेरिएंस आया है, कितनी वैल्यू चेंज हुई. द टी टेस्ट इज़ लिमिटेड टू कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ डाटा एंड टू कंपेयर many groups at once. You need analysis of variance. ANOVA. This is normally considered in scope of a marketing researcher since it is so difficult to calculate by hand, but in fact it is just as easy to perform with Excel as any other statistical test. वैसे ANOVA कैलकुलेट करना हो तो आपको वेरियस कैलकुलेशंस करके, एक कैलकुलेशन के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद तीन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, फिर आप ANOVA का रिजल्ट निकालते हैं. लेकिन एक्सेल में इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी इजी. आपने डाटा इनपुट किया, आपने फार्मूला लगाया, ANOVA का रिजल्ट आ जाता. Since it is so useful, it can even replace the t-test. हम usually t-test की जगह भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं. There is no reason not to include ANOVA in the repertoire of management science researchers. ANOVA is part of Excel's data analysis pack. ANOVA जो है, बाकी सारे टेस्ट तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है. हमने फार्मूला लगा लिया, फार्मूला लगा के हम
आपने सिर्फ डाटा एंट्री की है, डाटा एंट्री करके आपने एक उसके नीचे सेल के अंदर इज इक्वल टू का साइन डे के फार्मूला लिखा और रिजल्ट आ गया। लेकिन एनोवा के अंदर ऐसा नहीं होता। एनोवा में आपको वो डाटा एनालिसिस टूल एक अवेलेबल है एक्सेल में जिसको यूज़ करना पड़ता है, और अक्सर ऐसे होता है कि वो डाटा एनालिसिस टूल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन उसमें अवेलेबल नहीं होता, तो आपको वो ऐड इन या तो इंस्टॉल करना पड़ता है या डाउनलोड करना पड़ता है। आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लें फिर आपके पास हमेशा वो रहता है। एनोवा इज पार्ट ऑफ एक्सेल्स data analysis pack, which is part of normal Excel but not always installed. If there is no data analysis option on the tools menu, you may need to run Excel setup to install the analysis tool pack add-in. हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट में जब हम एक्सेल के हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको एक दफ़ा मैं बताऊंगा भी कि अगर हमारे पास डाटा एनालिसिस पैक ना हो, एड इन कहाँ से जाके उसे हम एड इन को एक्टिवेट करते हैं या कैसे री इंस्टॉल करते हैं। From the tools menu, select data analysis and then ANOVA single factor. This brings up ANOVA dialog box as shown in the example figure number 7. अभी हम figure number 7 को देखते हैं इसके बाद, which concerns the grain yield from 3 different varieties of wheat. Enter the input range by clicking in the box and then selecting the range of cells containing the data, including the headings. Check that the column rows choice is correct. This example is in 3 columns and click in the labels in the first row if you have included these. ये तो आ गया जी इनोवा का। हमने टूल्स मेन्यू में जाके वहाँ पर डाटा एनालिसिस में गया, डाटा एनालिसिस को क्लिक किया, डाटा एनालिसिस हमारे पास इनोवा आ गया, इनोवा सिंगल फैक्टर आ गया। सबसे पहले ऊपर दी हुई इनपुट के लिए रेंज दी हुई। इनपुट रेंज कैसे करते हैं हम, ये जो ये वाइट कलर की हमारे पास एक रेक्टेंगल हमारे पास कॉलम सेल बना हुआ है, इसके कोने पे एक रेड कलर का डॉट है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो ये पूरा विंडो मिनिमाइज हो जाती है। आप उसको और आप अपना डाटा के ऊपर जाके उसको हाईलाइट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर डाटा की कोड आ जाता है। उसके बाद आपने ग्रुप बाय कॉलम्स हैं, लेबल्स इन द फर्स्ट रो, अगर आपने डाले में लेबल्स तो ठीक है, नहीं डाले तो ना छोड़ दें। अल्फा की वैल्यू डालनी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कितना है 95%, 91, अगर 95 है तो 0.05 है डाल दें, अगर 99 है तो 0.01 की वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट रेंज आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि कहाँ पे आप आउटपुट इसकी चाहते हैं, पूरी आउटपुट वहाँ पे वो बना देगा। या आउटपुट न्यू वर्कशीट। आउटपुट रेंज से मुराद ये है एक्चुअली आपने डाटा एंट्री की हुई है, एंट्री के नीचे आप कहाँ पे किस सेल के अंदर चाहते हैं कि आपका अनोवा का टेबल बन जाए, या आप उसकी एक नई वर्कबुक बनाना चाहते हैं, एक नई शीट या नया एक्सेल खोल के उसके अंदर चाहते हैं कि वो एक आपको वर्कबुक बना के दे दें। उसके बाद आप क्या करते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं। फिर द कॉलम हेडिंग विल अपीयर इन द रिजल्ट्स टेबल लीविंग अल्फा एट 0.05 फॉर द यूजुअल 5% सिग्निफिकेंस लेवल। Then click in the output range box and click on a free cell on the worksheet, which will become the top left cell of the 8x15 cell result table, जो अभी मैंने आपको बात बताई। Finally press the OK. The output is a large data table and you may need to adjust the columns width to read it all. The most important cell is the P value, which is as usual is the probability that the null hypothesis that there is no difference between any of the data sets is true. This is the same as a t-test probability, and in fact if you try ANOVA with just 2 data sets, it returns the same P as a t-test. If P is greater than 5%, then there is no significant difference between any of the data sets, that is null hypothesis is true. ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट इफ P इज लेस देन 5% देन एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंट। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ P इज ग्रेटर देन 5% देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ दीज डाटा सेट्स, दैट इज द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। बट if P is less than 5% then at least one of the groups is significantly different from the others. In figure 7, P is 0.14%, which is less than 5%, so there is a significant difference somewhere. ये है जी एक्सेल शीट है। इसमें हम देखें हमारे पास क्या थी, 3 तरह की वैरायटी थी वीट की।
वैरायटी 1 2 3, ये 3 हमने कॉलम्स के अंदर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, जहाँ पे ये एनोवा सिंगल फैक्टर लिखा आ रहा है A8 में, यहाँ पे हमने क्लिक किया आउटपुट के लिए और हमने एक डेवलप कर लिया एनोवा टेबल। एनोवा टेबल के अंदर हमारे पास काउंट, सम, एवरेज, वेरिएंस सारी चीज़ें उसने समरी में निकाल के हमें दे दी कैलकुलेट। उसके बाद एनोवा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ की वैल्यू, पी की वैल्यू और एफ की क्रिटिकल वैल्यू उसने निकाल दी। प्लस हमने इसका एक बार चार्ट भी बना लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू 0.14 है which is less than 0.05. Now in figure 7, for example, varieties 2 and 3 are very similar, but variety 1 is obviously different. So the conclusion would be that variety 1 has a significantly lower yield than varieties 2 and 3. Figure 7, comparing three sets of data using ANOVA. The most important value is the p-value, which has been formatted as a percentage. Cell number F18 है, indicated by the row. The bar graph was drawn using the average value cell D12 to D14 for the bars and the various values cells E12 to E14 for the error bars. Now the last section, section number 5, statistics for frequency data. हम लोग फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम काई स्क्वायर यूज़ करते हैं। द स्टैटिस्टिक्स सो फार हैव कंसर्न मेजरमेंट डाटा। समटाइम्स इन मैनेजमेंट साइंसेज the results are not measurements but counts or frequencies of things, such as counts of different product and marketing experiments or counts of gender in different scenarios. With frequency data, you can't usually calculate means or standard deviation or do a t-test. Instead, you do a chi-square test, which is used to compare frequency data in different categories with some expected data. अब फॉर्मूला क्या है chi-square का? इज इक्वल टू का साइन डालें, CHI का CHI टेस्ट ब्रैकेट ऑब्जर्व्ड रेंज कॉमा एक्सपेक्टेड रेंज, and it returns the probability P that the null hypothesis, which states that there is no difference between the observed and expected frequencies, is true. Result क्या आएगा हमारे पास? And it will return the probability that the null hypothesis क्या है? There is no difference between the observed and the expected frequencies is true. There are three different uses of chi-square test depending on how the expected data are calculated. Sometimes the expected data can be calculated from a quantitative theory, in which case you are testing whether your observed data agree with the theory. That is, P is less than 5%, then the data do not agree with the theory, and if P is greater than 5%, then the data do agree with the theory. इसकी एक एग्जाम्पल हम इस तरह देखते हैं. Example of this is shown in figure number 8, where we expect the results of a genetic cross to be 3:1 of red to white flowers. Simple Excel formula can be used to calculate the expected counts given the total number of observations. The chi-square p value is 53%, which is much greater than 5%, so the results are just too good to be true. On other occasions, the expected data are calculated by assuming that the counts in all the categories should be the same, in which case you are testing whether there is a difference between the sets. If P is less than 5%, then the sets of data are significantly different from each other, and if P is greater than 5%, then there is no significant difference between the sets. और इसकी हम एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? Where the gender of children born in a hospital over a period of time is compared, there are more boys than girls, but is the difference significant? The expected values are calculated by assuming that there should be equal numbers, and chi-square p value is 6.4, which is greater than 5%, so there is no significant difference between boys and girls. Now हमने chi-square की बात की कि तीन तरह के
हम 3 सिनेरियोज में काई स्क्वायर करते हैं। एक सिनेरियो जिसमें एक्सपेक्टेड हम लोग ने देखा कि एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमने उसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि जी 3:1 है, 3 रेड रोजेज हैं तो 1 वाइट होगा। अब अगर हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि जी मेल और फीमेल का बच्चे हैं इन अ हॉस्पिटल, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो किस रेशो से पैदा होते हैं, तो हम कहते हैं जी 50-50 है, आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे। अब एक और टेस्ट, एक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, जब हमने इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखनी है। द फाइनल यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज टू इन्वेस्टिगेट एसोसिएशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी डेटा इन 2 separate groups. This is called chi-square test of association or chi-square contingency table, and the expected data are calculated by assuming that the count in one group are not affected by the counts in the other group. In other words, you are testing whether there is an association between the two groups, and if P is less than 5%, then there is a significant association between the two groups, while if P is greater than 5%, then the two groups are independent. Figure 9 shows an example of this in which flow rate of a stream. The two categories fast, slow is compared to the type of stream bed. The 4 categories weed, choked, some weed, shingle, slit at 50 different sites to see if there is an association between them. Figure 9, the chi-square test is association. The observed data were entered in the upper table and the expected data in the lower table were calculated from the sums of each column and row. Only some example of the formula used are shown. E कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? कॉलम का टोटल, रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल. chi-square of 1.1% is less than 5%, so there is a significant association between flow rate and stream bed. Now, जिस तरह हमने पहले फिगर, दिस इज फिगर नंबर 8, जिसमें हमने पहले काई स्क्वायर की, अभी हमने बात की काई स्क्वायर के 3 तरह के हमने टेस्ट की बात की। पहले हमने टेस्ट देखा जिसमें फ्लावर्स रेड और वाइट देखे, उसमें हमने रेशो 3:1 देखा, ऑब्जर्व्ड काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट। ऑब्जर्व्ड काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट में हमने फ़र्क क्या देखा कि हमने इसमें देखा, पहले डिफाइन कर दिया था कि रेड जो हैं वो 3 हैं और रेशियो उसकी 1 के साथ, वाइट के साथ 1 है, 3:1 के सामने हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड काउंट्स फाइंड किए थे। फिर हमने दूसरा सिनेरियो देखा जिसमें हमने जेंडर ऑफ द बेबी देखा, उसमें हमने देखा कि 50% मेल्स हैं 50% फीमेल्स हैं। नाउ अब एक और हमने, दिस इज फिगर नंबर 9, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि नहर है, स्ट्रीम है, एक चश्मा बह रहा है, चश्मे के पानी जो बह रहा है उसका एक कहीं किसी जगह पे फ्लो जो है फास्ट है, किसी जगह स्लो है, और जहाँ पे स्लो है वहाँ पे उसकी वजह भी हैं, वीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे पौधे उगे हुए हैं, कुछ पौधे हैं, या शिंगल है, यहाँ पे वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसके लिए हमने जब एक्सपेक्टेड काउंट देखा तो हमने दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेड काउंट देखा और फिर हमने उसका टेस्ट ऑफ एसोसिएशन किया। फिर हमने क्या किया, उसका टेस्ट ऑफ एसोसिएशन किया। तो हमारे पास काई स्क्वायर की, और हमने जो एक्सपेक्टेड काउंट्स निकाले वो किस तरह निकाले? एक्सपेक्टेड काउंट हमने निकाले टोटल कॉलम्स, टोटल रोज डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल कॉलम इनटू टोटल रो डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड काउंट आ गया। नाउ इसकी हमने जो काई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर एसोसिएशन, द ऑब्जर्व्ड डेटा वर एंटर्ड इन द अपर टेबल एंड द एक्सपेक्टेड डेटा इन द लोअर टेबल कैलकुलेटेड फॉर द सम ऑफ ईच कॉलम एंड रो। इस तरह से हमने इसकी 1.15 इसकी एसोसिएशन आई, जो कि 0.05 से ज़्यादा है। Finally, we have come to the end of this session. इसमें अब conclusion, simple descriptive statistics and graphs are required at business and marketing research level. While some of the association, comparative frequency statistics and statistic tests sometimes are also required. Microsoft Excel is a simple tool for conducting these tests. The important skill is to choose the appropriate test, apply it correctly and interpret the result correctly.
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए आपने का डाटा क्या है और आपने टेस्ट कौन सा उस पर अप्लाई करना है, और फिर अप्लाई करना कैसे है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे इंटरप्रेट कैसे करना है. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स और स्किल्स दैट द रिसर्चर मे नीड in order to conduct a statistical test correctly. Now, before finishing this session, let's see a quick overview what we have learned in this session. आज के सेशन में हमने सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखा. हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस रिसर्च में. फिर हमने देखा कि चार्ट देखा कि अगर एक्सेल के अंदर हमने कंप्यूटेशंस करनी है तो कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, कौन सा टेस्ट किस डाटा सेट के लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, क्या फॉर्मूला है और कैसा रिजल्ट उसका देता है, उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं. फिर हमने इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था. पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैलकुलेट करना, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना देखा. फिर हम देखा ग्राफ्स बनाने, तो ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, कौन कौन से ग्राफ्स अवेलेबल हैं एक्सेल में. फिर हमने देखा एसोसिएशन टेस्ट देखे, उसमें हमने पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा. फिर हमने रैंकिंग बनाना देखी और फिर हमने देखा स्पीयरमैन्स रैंक सम कोएफिशिएंट भी देखा, टेस्ट भी देखा. फिर हमने कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स देखे जिसके अंदर हमने टी टेस्ट देखा, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट देखा. फिर हमने एनोवा देखा, मैन वाइटनी यू टेस्ट देखा. फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स देखे, एंड पे हमने काई स्क्वायर टेस्ट देखे. काई स्क्वायर टेस्ट के 3 हमने सिनेरियोज देखे जिसमें हम एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन को चेंज करके या मैनिपुलेट करके हम रिजल्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.